राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। श्यामलाल जी 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे। काफी कमजोर और मजबूर हो गए थे। ऐसा नहीं है कि श्यामलाल जी हमेशा से ही बीमार, कमजोर और मजबूर थे, लेकिन समय ने उन्हें तोड़ दिया। श्यामलाल जी की पत्नी को गए हुए 10 वर्ष बीत गया था। किसी बीमारी की वजह से उनकी पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई थी। श्यामलाल जी का एक बेटा साहिल और बेटी रीता। श्यामलाल जी को मजबूर तो उनकी बहू श्वेता ने कर दिया था। श्यामलाल जी के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट था, जिसमें वह अपनी मेहनत की कमाई जमा करते थे। अपनी मेहनत से कमाकर उन्होंने अपना खुद का मकान बनवाया। उनका पुश्तैनी मकान कुछ नहीं था। उनके पिता भी गरीब हुआ करते थे और श्यामलाल जी पत्नी के जाने के बाद हिम्मत नहीं हारे। जल्दी ही बेटे की शादी कर दिया। बहू श्वेता घर आ गई। श्यामलाल जी को पत्नी का गम तो हमेशा रहा, लेकिन बहू के आने के बाद फिर से घर गृहस्थी संवर गई। बहू को सब कुछ कार्यभार सौंप दिया, सास के गहने जेवर, यहाँ तक कि श्यामलाल जी ने अपना बैंक अकाउंट भी अपने बेटे साहिल को दे दिया और जो भी उनकी अपनी खुद की एक दुकान थी वह भी साहिल को दे दिया। बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, तेरी गृहस्थी बन गई है, अब तू इस घर को संभाल और एक तेरी छोटी बहन है, उसकी भी जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। पहले तो साहिल ने कह दिया, हाँ पापा, आप अब चिंता मत करो, आपने काफी तकलीफ देख लिया है। लेकिन समय के साथ साथ साहिल की पत्नी श्वेता घर में इस कदर रहने लगी थी कि श्यामलाल जी की हालत एक नौकर से भी बदतर कर दी थी। दोनों बाप बेटी को पूरा दिन घर के काम बोला करती थी। श्वेता की उम्र शादी लायक हो गई थी। 25 साल की जवान बेटी घर पर बैठी थी। श्यामलाल जी को काफी चिंता सताई जा रही थी कि कब मेरी बेटी का ब्याह होगा। जब भी वह अपने बेटे साहिल से कहते तो साहिल कहता, पापा, मेरे पास अभी समय नहीं है, कोई ऐसा गरीब लड़का देखकर मंदिर से शादी कर दो। वहीं पर श्वेता अपने पति साहिल को अपने मुट्ठी में कर रखी थी। अपनी बहन और पिता के लिए अगर 1 रुपए भी खर्च किया तो देख लेना, मैं तुमसे झगड़ा करके मायके चली जाऊंगी। साहिल अपनी पत्नी के जाल में इस तरह से फंसा था। अपने पिता और बहन को तो वह बिल्कुल नजरअंदाज ही करता। पत्नी क्या कर रही है, कितना परेशान कर रही है, इस पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। श्वेता घर में महारानी बन गई थी। सारा काम रीता से करवाती थी। सुबह से शाम तक रीता सुबह उठती, घर की साफ सफाई, किचन में खाना, किचन की सफाई, घर की सफाई। एक दिन घर के आंगन में झाड़ू लगा दिया था। तेज हवा चली और पत्ते गिरकर आंगन में आ गए। श्वेता घर से बाहर निकली। आंगन में देखा पत्ते फैले हुए थे। सुबह के 11 बज चुके थे। धूप भी काफी चढ़ रही थी। रीता किचन में खाना बना रही थी। श्वेता गुस्से से किचन में गई। रीता का बाल पकड़कर खींचते हुए उसे आंगन में ले आई। रीता चिल्लाती रही, भाभी, मेरे बाल छोड़ दो, मेरी चोटी खींच रही है, भाभी दुख रहा है, छोड़ो, मेरे बाल तो छोड़ो। लेकिन श्वेता ने रीता का बाल नहीं छोड़ा और खींचते हुए आंगन में ले आई। यह देख, इस तरह से तूने झाड़ू मारा है, तू इतना भूल क्यों जाती है कि पहले घर की सारी साफ सफाई कर और सुबह जल्दी उठ जाया कर। घर में तो 4 बार खाती रहती है और काम करने को तो तेरा जी डरता रहता है। तेरे भैया कितनी मेहनत करके कमा कर लाते हैं और तू घर में बैठी आराम से खाती है। पूरा दिन किचन में बना बना कर अपने पिता को भी खिलाती रहती है। मेरे मना करने के बाद भी 10 बार उन्हें खाना ले जाकर खिलाती है, चाय नाश्ता। मैंने कितनी बार मना किया है, चल पहले सफाई कर, उसके बाद किचन में खाना बना। रीता ने अपनी सफाई में कहना शुरू किया, भाभी, मैंने तो आंगन की सफाई सुबह ही कर दिया था, उसके बाद मैं नहाने गई थी। अच्छा, तूने सफाई किया तो फिर इतने सारे पत्ते आंगन में कैसे आ गए? श्वेता गुस्से से चिल्लाई। अब श्यामलाल जी भी बाहर आ गए और देखे कि मेरी बेटी के साथ यह मेरी बहू कितना अत्याचार कर रही है। श्यामलाल जी ने कहा, बहू, उसे माफ कर दे, बच्ची है, वह कह रही है ना कि मैंने सुबह सफाई किया था। अब देख,
हवा चली होगी, पत्ते वापस से गिर गए आंगन में। तू बुढ़े चुप ही रह, तेरी बच्ची अभी छोटी है, घोड़ी जवान हो गई है, अब तक कोई लड़का नहीं मिला, नहीं तो कब का शादी हो गई होती, इसका पीछा छूट गया होता मेरे घर से। इसे ले जाकर किसी शराबी भिखारी के घर ब्याह क्यों नहीं देते? क्या ये सारी जिंदगी मेरे घर पर ही बैठकर मुझे दुख देती रहेगी? श्यामलाल जी को इस तरह से बहू के कड़वे वचन उनके सीने में बैठ गए। उन्हें बहुत तकलीफ हुआ। रीता आंगन की सफाई की, रोती रह गई। आज उसकी भाभी ने तो हद ही पार कर दिया। शाम को जब भाई आया तो रीता ने कहा, भैया तुम घर में कुछ सुनते भी हो कि नहीं? मुझे मेरे अपने ही घर में कितना परेशान किया जा रहा है, भाभी के गुलाम हो गए हो। कभी माँ के जाने के बाद हम दोनों भाई बहन एक साथ बैठकर कितना अच्छे से बातें किया करते थे। तुम मेरा माँ की तरह ध्यान रखते थे। तुमने मुझसे कहा भी था कि रीता माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और आज मेरी भाभी मुझे बाल पकड़कर खींच रही है, मार रही है, किसी शराबी भिखारी के साथ ब्याह करने की बात कर रही है। तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं? साहिल श्वेता के मुंह में हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप कर मेरी माँ, अगर श्वेता को पता चल गया तो ना जाने क्या कर देगी। बस बात को आगे मत बढ़ा, मैं घर में शांति बनाए रखना चाहता हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहता। और फिर तुझे पता है ना कि श्वेता कितने ऊंचे खानदान की लड़की है, वह तो इस घर के लायक थी ही नहीं। ना जाने कहां से मेरा रिश्ता हो गया है, उसे घर के काम करने की आदत नहीं है, तो तू कर लिया करना। और पापा भी घर पे पूरा दिन बैठे ही रहते हैं, तो बाहर के काम उन्हें भी बता दिया कर। अपनी भाभी से उलझने से अच्छा है तू घर के कामों में ध्यान दे। यह बोलकर वह निकलने ही वाला था कि श्वेता आ गई और कहने लगी, क्या हो रहा है साहिल, बाप बेटी मिलकर मेरी शिकायत लगा रहे हैं क्या? इन दोनों के पास काम ही क्या है, जब देखो तो मेरी शिकायत लगाते रहते हैं तुमसे, पति पत्नी के बीच में फूट डालते हैं। अगर तुम समझदार नहीं होते तो कब का यह बाप बेटी हमारा तलाक करवा देते। अरे नहीं श्वेता, यह तो बस ऐसे ही। यह कहकर साहिल अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला गया। आज श्वेता ने खाना नहीं खाया, अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई। उसके कमरे में माँ की तस्वीर थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वह भी क्या दिन हुआ करते थे कि जब मैं काम करने से मना कर भागकर अपनी सहेलियों के घर चली जाती, घर के सारे काम कर खाना बनाकर तो मुझे आवाज देती, मुझे ढूंढती, कहाँ चली गई यह रीता? यह लड़की भी ना, इसे तो खुद का खाने का भी सुध नहीं रहता। मुझे सहेली के घर से बुलाकर लाती और खाना देकर डांटती। मैं मना करती तो कह देती, माँ जिंदा है, जब तक आराम से खा ले। पता नहीं तेरी किस्मत में क्या लिखा है माँ, शायद तू मेरी किस्मत को जानती थी, फिर मुझे इस तरह से इस हालात में छोड़कर क्यों चली गई? रीता अपनी माँ को याद करके बहुत रोती रह गई। वहीं श्यामलाल जी अपने कमरे में पड़े, वह भी अपनी पत्नी को याद करके रोते रह गए। रीता की माँ, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अच्छा होता कि तेरी जगह दुनिया छोड़कर मैं चला जाता। मैं एक पिता बेटी को कैसे संभालूं, कहां से उसका सुख शांति लाकर दूं? कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा कि उसकी शादी कर दूं। सारा पैसा जमीन तो सब कुछ साहिल कब्जे में करके बैठा है, दुकान भी मुझसे छीन लिया है। अब मैं कहां से रीता की शादी करूं? वह तो 1 रुपए निकालने को तैयार नहीं है। दोनों बाप बेटी अपने अपने कमरे में बैठ मजबूर होकर अपनी मृत पत्नी और अपनी मृत माँ को याद करके रो रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं था। श्यामलाल जी अब काफी कमजोर और बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उनके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि बेटी की शादी करने के लिए जाकर कहीं नौकरी कर ले,
कहीं से काम करके पैसा कमाए। अपनी उम्र में तो उन्होंने सब कुछ कमाकर रखा था, बेटी के नाम पर भी पैसा किया था, लेकिन सब कुछ साहिल ने अपने नाम करवा लिया था। बस अब वह कैसे निकलवाए कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसी तरह से दुख के दिन गुजरते रहे। रीता अपनी भाभी का अत्याचार सहती रही। भाई की जुबान नहीं खुलती थी। एक दिन श्याम लाल जी आंगन में बैठे हुए पत्ते समेट रहे थे, तभी उनका एक दोस्त उनसे मिलने आ गए, जो कि कुछ समय पहले शहर चले गए थे। श्यामलाल जी के घर आते ही उनकी यह हालात देखकर तो वह आश्चर्य में रह गए। श्यामलाल जी, आप यह क्या कर रहे हो? आंगन में झाड़ू लगा रहे हो? इतने बुरे दिन आ गए। अरे कभी तो आप एक कपड़े की दुकान में गद्दी में आराम से सेठ बनकर बैठा करते थे, और आज आपकी यह हालत। श्यामलाल जी अपने परम मित्र को देखकर रो पड़े। समय समय की बात है दोस्त। महिपाल जी अपने दोस्त को गले से लगा लिए और बैठकर हाल चाल पूछने लगे। महिपाल जी ने बताया, मैं भी अब अपने गांव में ही वापिस आ गया हूँ। यहीं पर बड़ा मकान बनवाऊंगा, अब यहीं रहूंगा। बड़े बेटे की शादी हो गई है। यह सुनकर तो श्यामलाल जी बोले, बड़ी खुशी की बात है, शहर से अच्छा कमा लिए हो। अब इस उम्र में घर में रहना ही ठीक है। मेरी भी एक मदद कर दो मेरे दोस्त, मैं काफी परेशान हूँ। वो रीता, रीता को तो तुम जानते ही हो। हाँ हाँ, हमारी प्यारी बच्ची रीता अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। श्यामलाल जी ने कहा, हाँ काफी बड़ी हो गई है महिपाल भाई, बस उसी की चिंता खाई जा रही है। कोई अच्छा घर और बर मिल जाता तो मैं उसकी शादी कर देता। बेटे की शादी तो हो गई है, अब 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बेटी की चिंता से मैं काफी परेशान हूँ। महिपाल जी ने कहा, क्या साहिल मदद नहीं करता? अभी तक उसने बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं देख रखा। उसे तो बहन की शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। श्यामलाल जी ने कहा, शादी के बाद बेटा अपना कहाँ रहता है, वह तो बहू का पति बन जाता है और सबके लिए पराया। उनकी आंखों के आंसू देखकर महिपाल जी समझ गए थे। उन्होंने कहा, दोस्त चिंता क्यों करते हो? अरे तुम भूल गए क्या, मेरा भी अभी एक बेटा कुमारा है, जो कि रीता से 3 साल बड़ा था। अब वह, अरे भाई, वह इंजीनियर बन चुका है और अपने इसी शहर में उसकी पोस्टिंग भी हो गई है। बड़ा बेटा और बहू तो अब वहाँ रहेंगे दूसरे शहर में, और हम लोग अपने यही पुश्तैनी मकान में अपने शहर में रहेंगे। कितनी खुशी की बात है। मेरे छोटे बेटे की वजह से वापस मुझे अपने घर में आने का मौका मिला। कल ही आ जाओ। बेटे नितिन को भी देख लो और अपनी भाभी से भी मुलाकात कर लो। काफी समय हो गया हम लोग बैठकर साथ में चाय नहीं पिए। श्यामलाल जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही समाधान कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? इतना कहकर उन्होंने रीता को आवाज दिया, रीता बेटी, 2 कप चाय बनाकर लाओ। कुछ ही समय में रीता चाय बनाकर लाई। रीता देखने में काफी खूब सुंदर थी। हाइट बॉडी भी परफेक्ट थी। लंबे लंबे बाल, बिना मेकअप के ही वह किसी सुंदर परी से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर तो महिपाल जी बोल ही बैठे कि अब बस रीता मेरे घर की ही बहू बनेगी। श्यामलाल जी के चेहरे पर चिंता की लकीर दौड़ गई। महिपाल, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है। तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो गया है, बताओ मैं उसे कहाँ से दहेज दूंगा? मेरे बेटे और बहू ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बेटी को बीएड करवा दिया है। बस इतना ही मेरे पास है। महिपाल जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, तुम जैसे चाहो वैसे मैं तैयार हूँ। और हाँ, कल मेरे घर आना मत भूलना। यह कहकर वह चले गए। श्यामलाल जी अब शाम को अपने बेटे साहिल से बात करने लगे।
कि मैंने रीता की शादी फिक्स कर दिया है मेरे दोस्त के बेटे, जो कि अभी समय पर इंजीनियर है, नितिन के साथ। यह सुनकर तो साहिल गुस्से में आ गया। पापा, इंजीनियर लड़का से शादी करने की क्या जरूरत थी? इंजीनियर है, खर्च भी ज्यादा होगा। अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम उनकी बारात का स्वागत करने में इतना खर्च कहाँ से करेंगे? यह सुनकर तो श्वेता भी गुस्से में आ गई। तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर ढूंढने की क्या जरूरत थी? कोई गरीब घर में नहीं कर सकते थे बेटी को? अब जहाँ से मन होगा वहां से खर्च करना। हम तो 1 रुपए खर्च करने वाले नहीं हैं। आज श्यामलाल जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सत्ते में आकर कह दिया, अच्छा, जब तुम दोनों का निर्णय यही है तो मेरा निर्णय भी सुन लो। यह मकान आज भी मेरे नाम पर है और मैंने एक फ्लैट भी खरीदा था। उसकी कीमत शायद अभी कम ही है, वह भी मेरे नाम पर ही है। अब मैं यह मकान की जमीन और ये मकान और साथ में दूसरा फ्लैट भी बेच दूंगा और अपनी बेटी की शादी करूंगा। जब तुम लोग मेरा सब कुछ अपने कब्जे में कर लिए और मेरी बेटी की शादी के लिए देने को तैयार नहीं हो, मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ेगा। इतना सुनकर तो साहिल थोड़ा शांत हो गया। वह अपने कमरे में पत्नी को समझाने लगा, श्वेता, यह जमीन के पेपर और घर के पेपर अभी सब कुछ पापा के नाम पर हैं। अगर पापा ने यह घर बेच दिया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इतना बड़ा मकान है और उसमें भी देखो, रीता की शादी के लिए मुझे कौन से घर से पैसे खर्च करने हैं? पापा ने पहले ही अकाउंट में पैसे जमा कर रखे थे। रीता के नाम पर तो एफडी भी है। मैंने ही सब कुछ ज्वाइंट में करवा कर सब अपना कर लिया है। अब उसी के शादी के पैसे उसी के शादी में लगा देने में क्या बुराई है? अब श्वेता को भी लगा कि इतना बड़ा मकान, जमीन सब कुछ हाथ से चला जाएगा, इसीलिए वह मन मार कर अनुमति दे देती है और रीता की धूमधाम से शादी नितिन के साथ हो गई। रीता अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद ही श्वेता ने श्यामलाल जी का जीना हराम कर दिया। बुढ़ऊ, तुमने तो हमें भिखारी ही बना दिया है। अपनी बेटी की शादी में इतने पैसे खर्च करवाए हैं कि अब उसकी भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी। तेरी बेटी थी तो तुझे 4 टाइम का बना बना कर अच्छा अच्छा किचन से खिलाया करती थी। अब तुझे मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अब श्वेता ससुर को ना तो समय पर खाना देती थी और ना ही उन्हें किचन में घुसने देती थी। यहाँ तक कि उसने ससुर के कमरे को भी खाली करवा दिया। अपने कमरे में आराम से रहेगा। हमें धमकी दे रहा था कि यह मकान बेच देंगे। जब तक बेटी थी तो तेरी जुबान बहुत चलती थी। अब तो तेरी बेटी गई, अब चल बाहर वाले कमरे में रह, जहाँ पर गायों को खिलाने के लिए कभी श्यामलाल जी भूसा भरा करते थे। एक छोटा सा कमरा था, कभी उस कमरे की साफ सफाई नहीं हुई। उसमें टूटी हुई कुर्सियां, टूटे हुए साइकिल, जो भी घर के टूटे मुटे सामान होते थे उसी में फेंक दिया जाता था। माने तो घर का स्टोर रूम था, लेकिन बहुत ही छोटा था। अब उसी में एक चटाई और तकिया डालकर श्यामलाल जी को रहने के लिए दे दिया गया था। बहू खाना भी नहीं देती थी और ना ही मेन घर के अंदर आने देती। श्यामलाल जी एक दिन सुबह से शाम तक भूखे पड़े रह गए। फिर उन्हें जब भूख काफी सताने लगी तो वह वहां से उठकर चल दिए। चलते चलते वह एक मंदिर के पास गए। उन्हें मंदिर में काफी दिनों तक प्रसाद और वहीं भंडारे के खाने से पेट भरना पड़ा, लेकिन आखिर कब तक मंदिर में भंडारा होगा, कब तक प्रसाद से उनका पेट भरेगा? फिर वह अपने ही शहर में काम मांगने के लिए निकल पड़े। इतना जल्दी उन्हें काम भी नहीं मिला, क्योंकि भूखे रहने की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर और बीमार दिखने लगा था। काम देने के लिए पहले लोग शकल बॉडी भी देखते हैं कि यह इंसान मेरे घर पर काम कर पाएगा कि नहीं। उनकी हालात भी बहुत खराब थी, इसीलिए काम नहीं मिल रहा था। फिर एक व्यक्ति को उन पर तरस आ जाता है, जिसका नाम सत्येंद्र रहता है। सत्येंद्र उन्हें अपने बगीचे में साफ सफाई
उन्हें पानी देने और साथ में घर की साफ सफाई करने का काम दे देता है। सत्येंद्र की पत्नी काफी समझदार और दयावान थी। उसका 8 साल का बेटा भी था। अब श्यामलाल जी उसके घर में पेट भर का भोजन पाते तो वह अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे। वह सत्येंद्र के बेटे को भी स्कूल में लेने और छोड़ने जाया करते थे। सत्येंद्र की पत्नी को महिपाल जी बेटी कहकर बुलाया करते थे। अब तो वह काफी भरोसेमंद हो गए थे, इसीलिए पार्क की सफाई के साथ साथ वह अब घर में भी काम करने आने लगे थे। उनके अच्छे काम, अच्छे संस्कारों को देखकर सत्येंद्र और उनकी पत्नी घर में पूरी छूट दे रखी। दोनों पति पत्नी कहीं जाते भी तो अपने बेटे को श्यामलाल जी को ध्यान रखने को बोलकर जाते। बेटे के साथ साथ वह घर का ध्यान रखते और घर के काम भी संभाला करते थे। एक दिन सत्येंद्र के बेटे का जन्मदिन था। सत्येंद्र एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। वहीं पर महिपाल जी सभी मेहमानों का ध्यान रख रहे थे। सबके लिए अच्छा अच्छा भोजन और सारी चीजों की व्यवस्था खुद ही श्यामलाल जी ने किया था। पार्टी शुरू हो गई थी, लेकिन संयोग की बात यह थी कि उस पार्टी में श्वेता और साहिल को भी बुला लिया गया था। जब श्यामलाल जी ने देखा कि उसका बेटा और बहू भी आए हैं, उन्होंने जरा सा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वह उनके पिता है। वह उन्हें मेहमानों की तरह ही स्वागत किया, लेकिन जब वह अपनी बहू के पास चाय नाश्ता लेकर जा रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उनके पैर लड़खड़ा गए और उनके हाथ से चाय की कप नीचे गिर गई, जिससे कुछ चाय के छींटे श्वेता के साड़ी पर भी पड़ गए। अब श्वेता गुस्से से आगे बढ़ी और एक थप्पड़ श्यामलाल जी के गाल पर जड़ दिया। लेकिन कुछ ही पल भर में श्वेता के गाल पर भी किसी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। श्वेता ने गाल में हाथ लगाया और साइड में देखा तो सामने रीता खड़ी थी। वह तो उसे देखकर चौंकी गई कि यह जो मेरे घर पर एक नौकरानी की तरह थी, कभी इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, आज मुझसे भी महंगी साड़ी, महंगे मेकअप, गहनों से लदी हुई यहाँ पर इस पार्टी में क्या कर रही है। उसने रीता का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। रीता ने कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की। अब तो वहाँ पर मेहमान भी जमा हो गए थे। यह तुम्हारा पिता होगा, लेकिन मेरे लिए नौकर है। इसने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दिया है। अभी तक वह सो ही रही थी कि साहिल भी पहुंच गया। रीता को देखते ही बोला, रीता तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठाने की। क्या तूने यही सीखा है? शादी के बाद तुझे यही शिक्षा मिल रही है तेरे ससुराल में? अब तो श्यामलाल जी को हिम्मत आ गई थी। वह उठे और अपने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। अब तुझे रिश्ता याद आ रहा है नालायक? जब मेरी बेटी को सताता रहा, मुझे घर से निकाल दिया। मैं नौकर हूँ तो मेरी बेटी तेरी बहन कैसे हुई और तेरी पत्नी की ननद कैसे हुई? मेरी बेटी तेरी पत्नी को अपनी बड़ी भाभी मानने से इनकार करती है। मैं एक पिता बोल रहा हूँ। यह सुनकर तो साहिल भी अब सन्नाटे में आ गया। अब वहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को पता चल गया कि यह श्वेता और साहिल के पिता है, यानी कि श्वेता के ससुर हैं। सब लोग एक दूसरे में बातें करने लगे कि यह साहिल अपने पिता को इस तरह से दूसरों के घर में नौकर बनाकर काम क्यों करवा रहा है। रीता का वहाँ आना, रीता के पति और सत्येंद्र अच्छे मित्र थे। श्वेता अभी भी मुंह बनाकर कहती है, तेरी औकात तो ये भिखारी की बेटी ही है। चाहे तू कितने भी गहने और साड़ियां पहन ले, लेकिन तू रहेगी भिखारी की बेटी ही। तेरा बाप तो देख किस तरह से नौकरी कर रहा है, सबकी गुलामी कर रहा है। अब फिर से रीता ने एक जोरदार थप्पड़ श्वेता के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अगर तूने मेरे पिता को बार बार नौकर और भिखारी कहा तो मेरे पिता कोई भिखारी नहीं है, वह करोड़ों के मालिक हैं।
यह कहकर उसने अपने पति नितिन को आवाज दिया, नितिन जी जरा इधर तो आइए। अब नितिन अपनी माँ के साथ रीता के पास आ गया। रीता ने कहा, नितिन जी इन लोगों को बताइए मेरे पिता की हैसियत। नितिन ने अपने ससुर श्यामलाल जी को उठाकर खड़ा किया और उनसे कहा, पापा जी आप कहाँ चले गए थे? हमने काफी पता लगवाया तो पता चला कि आप घर में नहीं हैं। फिर भी हम आपको ढूंढने की काफी कोशिश करते रहे। आपने जो ये प्लॉट खरीदा था उस प्लॉट को हमारी कंपनी ने लेने का निश्चय किया है। उसमें एक बहुत बड़ा मॉल बनेगा और उसकी आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी। मैं इंजीनियर हूँ, इसीलिए उसकी इंक्वायरी के लिए, उसकी चेकिंग के लिए मुझे रखा गया था। जब मैंने उस प्लॉट की इंक्वायरी किया तो मुझे जाकर पता चला कि उस प्लॉट के मालिक आप हैं और मैं इसीलिए आपको ढूंढता रहा। उस प्लॉट की कीमत तो आपको 7 करोड़ रुपए मिल रही है, इसीलिए आपको मैं काफी समय से ढूंढ रहा था। श्यामलाल जी यह सुनकर तो हैरान से रह गए, जो काफी कम कीमत पर शहर से बाहर खाली एरिया पर उन्होंने बड़ा सा प्लॉट खरीद लिया था। यह सुनकर तो श्वेता और साहिल की आंखें फटी रह गई। अब रीता ने कहा, देख लिया मेरे पापा की कीमत। मेरे पापा 7 करोड़ के मालिक हैं, वह कोई भिखारी नहीं है। रीता अपने पिता को बोली, पापा अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। आप अपने पैसों में आराम से जी सकते हैं, किसी के ऊपर आप बोझ नहीं बनेंगे। रीता अपने पिता का हाथ पकड़कर ले जाने लगी तो पीछे से साहिल और श्वेता भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अब जैसे ही कार के पास रीता पहुंची, साहिल और श्वेता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पापा आप रीता के साथ क्यों जा रहे हैं? आपका अपना घर है। हम लोगों ने भी आपको काफी ढूंढा, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप यहाँ ऐसे किसी के घर में रह रहे हैं। चलिए अपने घर, बेटी के घर कौन पिता जाता है। यह सुनकर श्यामलाल जी ने कहा, अरे अब कहाँ से मेरा बेटा और बहू आ गए? पहले तो मैं एक नौकर था, और नौकर को अपने घर क्यों ले जाओगे? तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, मेरा कोई बेटा नहीं है। श्यामलाल जी अपनी बेटी के साथ उसके घर चले गए। उन्होंने तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर पहले से ही अपने पास ले रखे थे। वह अब उस प्लाट को अपने दामाद नितिन के हाथों दे देते हैं और उसकी 7 करोड़ की कीमत आती है। आधे पैसे वह अपनी बेटी और दामाद को दे देते हैं, आधे पैसे वह अपने जैसे वृद्ध और सताए हुए लोगों को वृद्धा आश्रम में दान कर देते हैं। अब श्वेता और साहिल अपने आप में पछताते ही रह जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं पिताजी इस घर की जमीन को भी, इस प्रॉपर्टी को भी ना बेच दे, लेकिन श्यामलाल जी ने उस घर को ध्यान से निकाल दिया। जाओ ले लो और जियो अपनी जिंदगी, तुम जो जैसा करोगे वैसा तुम्हें भगवान सजा देगा। यह कहकर वह अपनी बाकी की जिंदगी भगवान के नाम और उनके पूजा पाठ में गुजार दिया। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।